कुछ महीने पहले मुझे इंस्टाग्राम पर एक लड़की मिली। मैंने उसे मैसेज किया और अपने फ्रैटर्निटी पार्टी में आने के लिए बुलाया। तुम वहां क्या बात कर रहे हो? हंसी। अब मैं यहां क्या करूं? अरे फ्रैंक, तुम क्या कर रहे हो? न्यू हैम्पशायर के मैनचेस्टर शहर में रहने वाला गुस्सैल स्वभाव का एक अकेला पिता फ्रैंक जेल से अपने सबसे अच्छे दोस्तों स्वेनो और पैची को फोन करता है। वह उन्हें बताता है कि उसे जेल से रिहा किया जा रहा है और अपनी ऑटो रिपेयर शॉप पर मिलने के लिए बुलाता है। उसके साथ उसकी छोटी बेटी क्रिस्टल भी होती है, जिसकी देखभाल इतने समय से उसके यही दोनों दोस्त कर रहे थे, क्योंकि उसकी नशे की आदी मां कैरेन उसकी जिंदगी से लगभग गायब थी। कई साल बाद एक शनिवार की सुबह पिता से झगड़े के बाद डरी और परेशान क्रिस्टल खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। अपना ध्यान भटकाने के लिए वह कई घंटों तक सेल्फी लेती रहती है और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद जब फ्रैंक का गुस्सा शांत होता है तो वह दीवार में बना छेद ठीक करता है और धीरे धीरे अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटाकर अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है। क्रिस्टल कहती है, मुझे पता है कि यह बहुत महंगा है, लेकिन मैं वहीं पढ़ना चाहती हूँ। बात सिर्फ पैसों की नहीं है। फ्रैंक अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन वह समझता है कि उसके बेहतर भविष्य के लिए यही सही फैसला है। इसलिए वह उसकी बात मान लेता है और उसकी कॉलेज की फीस भरने के लिए लोन लेने तक का वादा करता है। ठीक है, जैसा करना है करो, जरूरत पड़े तो लोन भी ले लेंगे। क्रिस्टल मुस्कुराकर कहती है, एक दिन मैं बहुत पैसे कमाऊंगी पापा, तब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद जैसे हर साल होता है, वे स्वेनो और पैची के लिए क्रिसमस डिनर की तैयारी करते हैं। क्रिस्टल अपने पिता से कहती है कि वे अच्छे कपड़े पहने, वही शर्ट पहने जो उसने उन्हें दी थी, ताकि वे डिनर में अच्छे दिखें। कुछ ही देर बाद स्वेनो और पैची वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर खुश क्रिस्टल दौड़कर उनका स्वागत करती है। क्या बनाया है खाने में? फ्रैंक खाना तैयार करके सबके सामने परोसता है। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंसी मजाक करते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं। तभी सबको महसूस होता है कि क्रिस्टल कुछ कहना चाहती है। क्या हुआ? सब ठीक है? क्रिस्टल घबराते हुए बताती है कि उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया है। यह सुनते ही स्वेनो और पैची खुशी से उछल पड़ते हैं। वे क्रिस्टल को बधाई देते हैं और मजाक में फ्रैंक को डराने के लिए डांटते भी हैं। जिस बच्ची को उन्होंने मिलकर बड़ा किया था, उसका इतना उज्जवल भविष्य देखकर वे बेहद गर्व महसूस करते हैं। बाद में स्वेनो और पैकी क्रिस्टल को कॉलेज के लिए कुछ सलाह देते हैं। बस अपनी कलाई को ऐसे घुमाओ। ओह, कमाल है, वह कॉलेज जा रही है, युद्ध के मैदान में नहीं। फिर क्रिस्टल सिगरेट मांगती है, लेकिन उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि उसने सिगरेट छोड़ने का वादा किया था और उसे मना कर देते हैं। स्वेनो और तुम बेहतर होगा कि तैयार हो जाओ। इसके बाद जब क्रिस्टल अपने कमरे में चली जाती है, फ्रैंक अपने दोस्तों को एक बात बताता है। कैरेन आज रात क्रिस्टल को बाहर ले जाने के लिए आ रही है। वह मेरी बेटी की मां है, थोड़ा सम्मान से पेश आओ। सम्मान की हकदार है। ठीक है, तो कम से कम क्रिस्टल के लिए ऐसा कर लो। स्वेनो और पैकी परेशान होकर पीछे हट जाते हैं और बड़बड़ाते हुए खुद से गालियां देने लगते हैं, जबकि फ्रैंक नीचे जाकर कैरेन का स्वागत करने के लिए तैयार होता है। उसकी आंखों में सीधे मत देखना। कैसे हो? हम ठीक हैं। क्या बात है, ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं कोई शैतान हूं। उस महिला के प्रति अपनी नफरत छिपाने में असमर्थ, जिसके बारे में उसका मानना था कि उसने फ्रैंक को सिर्फ दर्द ही दिया है, स्वेनो कैरेन की आलोचना करने लगता है कि उसने पूरे 1 साल से अपनी बेटी को नहीं देखा। फ्रैंक चुप रहता है, लेकिन इस बेहद अजीब और असहज माहौल से साफ तौर पर परेशान हो जाता है। तो दोनों उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे उसकी शराब छोड़ने की कोशिश को खराब नहीं करेंगे और सिर्फ एक सेल्टजर पिएंगे। इसके बाद तीनों एक स्थानीय बार में जाते हैं, अपने ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और क्रिस्टल की कॉलेज में सफलता के नाम पर टोस्ट करते हैं। मुझे इस आदमी पर बहुत गर्व है, इसने जिंदगी में बहुत कुछ किया है। ओह, गाली, क्या तुमने कभी डायपर बदला है? हां, बिल्कुल, तुम्हें गर्व होना भी चाहिए पैकी। फिर फ्रैंक को क्रिस्टल का फोन आता है, जो उससे मदद मांगती है और वह बाहर पार्किंग में उसका इंतजार करने चला जाता है। वहां फ्रैंक की मुलाकात डोई नाम की डोई से मिलती है। वह फ्रैंक को बताती है कि कैरेन उसके लिए शॉपिंग करते करते उसका क्रेडिट कार्ड पूरी तरह इस्तेमाल कर चुकी है और अब वह फ्रैंक का क्रेडिट कार्ड उधार मांगती है। तभी कैरेन
जो बुरी तरह नशे में थी, वहां आ जाती है। वह डोई के पास आकर उसके साथ आक्रामक व्यवहार करती है और जबरदस्ती उसके रास्ते में घुस जाती है। ओह हेलो हेलो, सॉरी। इसके बाद कैरन बार के अंदर चली जाती है और फ्रैंक गुस्से से भर जाता है। कैरन की गैर जिम्मेदारी से परेशान होने के बावजूद अपनी बेटी की खातिर फ्रैंक दोनों महिला बियर में पेशाब कर दिया था। गुस्से में स्वेनो पैकी को थप्पड़ मार देता है। पैकी रोने जैसा चेहरा बनाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है, लेकिन बार में मौजूद दूसरे लोग यह सब देख लेते हैं और पैकी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अपने दोस्त का मजाक उड़ता देखकर स्वेनो उसके बचाव में खड़ा हो जाता है और उन लोगों से भिड़ जाता है, शामिल हो जाती है और इससे पूरी लड़ाई फिर से भड़क उठती है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। हर कोई एक दूसरे को मारने लगता है और फ्रैंक भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह एक आदमी को बुरी तरह पीटने लगता है, जबकि उसके दोस्त और आसपास मौजूद लोग उसे देखकर चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फ्रैंक अपना आपा खो देता है। अपने दोस्तों की चेतावनी सुनने के बावजूद कि वह रुक जाए, फ्रैंक उस बेहोश हो चुके आदमी को लगातार पीटता रहता है। तभी क्रिस्टल वहां पहुंचती है और चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहती है। फ्रैंक को इस बात से बहुत दुख होता है कि उसकी बेटी ने उसे इस हालत में देख लिया और गुस्से में वह क्रिस्टल पर ही चिल्लाने लगता है। मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है, तुम मुझसे। हिल चुकी क्रिस्टल घर लौटती है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। इस भयानक घटना को अपने दिमाग से निकालने के लिए वह कुछ देर सेल्फी लेने लगती है। बाद में फ्रैंक भी घर पहुंचता है। वह अपनी बेटी से दिल से माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं जुटा पाता। काफी देर तक वह क्रिस्टल के कमरे के बाहर खड़ा रहता है और सोचता रहता है कि उससे क्या कहे, लेकिन पछतावे और शर्म में डूबा फ्रैंक आखिरकार अपनी बेटी के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और अपने कमरे में वापस चला जाता है। इस घटना के बाद बचपन के तीनों दोस्त लगभग 3 महीने तक एक दूसरे से बात नहीं करते। वे एक ही मोहल्ले में रहे। वह चाहता है कि तुम आज रात यहां आओ। वह माफी के तौर पर स्ट्रिपर्स बुला रहा है। मैं नहीं जाना चाहता, बकवास मत करो। इसके बाद अपने दोस्तों से मिलने की तैयारी में फ्रैंक शराब छोड़ने के बावजूद उनकी पसंदीदा स्कॉच खरीदता है और दुकान पर उनका इंतजार करता है। उधर पैकी जितनी तेजी से हो सकता है अपनी बाइक चलाकर दुकान की ओर आता है। कैंसर किस स्टेज पर है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे कैंसर नहीं है। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पागल नहीं हो जाओगे। क्या? स्वेनु आ रहा है। मैं उस कमीने को नहीं देखना चाहता। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था। कुछ ही देर बाद स्वेनो वहां पहुंचता है और फ्रैंक को छेड़ने के बाद अपने कुत्ते को देखने के लिए अंदर भागता है। ये क्या था? तभी पैकी वापस आता है, जिससे स्वेनो और भी चिढ़ जाता है और दोनों के बीच फिर बहस शुरू हो जाती है। तो तुम्हारे पास चिहुआ हुआ है? तुमने इस डिजाइनर मैक्सिकन खिलौना नस्ल पर इतना पैसा खर्च कर दिया। कमाल है। ये दोनों किसी भी बात पर लड़ सकते हैं। जैसे ही बहस बढ़ने लगती है, फ्रैंक बीच में आ जाता है। 30 साल की दोस्ती को बर्बाद मत करो। तुम फ्रैंक की बात कर रहे हो? तुम ही तो कह रहे थे कि तुम उससे बात नहीं करोगे और मैं गलत था। इसके बाद जब दोनों थोड़े शांत होते हैं तो स्वेनो को पता चलता है कि कैंसर वाली पूरी कहानी एक झूठ थी और यह जानकर कि वहां कोई स्ट्रिपर्स भी नहीं आने वाली, वह बुरी तरह भड़क जाता है। क्या मतलब कोई स्ट्रिपर्स नहीं आ रही हैं? मैंने पैसे भी छुट्टे करवा रखे हैं। मेरे आज रात के प्लान थे। मेरे दोस्त हैं, हम दोस्त हैं। नहीं, मेरा मतलब बड़े लोगों वाले दोस्त। फ्रैंक लड़ाई रोकने के लिए दौड़कर आता है, लेकिन गलती से पैकी को धक्का देकर जमीन पर गिरा। इसके बाद दोनों फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में उनका मूड बदल जाता है। फिर स्वेनो पैकी की दादी का हालचाल पूछता है। अब वह कितने साल की हो गई हैं? 99 साल। क्या तुम यकीन कर सकते हो? इसी दौरान फ्रैंक पास वाले कमरे में जाकर स्टेक का मांस तैयार करने लगता है। तभी स्वेनो और पैकी की नजर ऑटो शॉप की दीवार पर लगे एक विज्ञापन बैनर पर पड़ती है। उस पर 6 साल की क्रिस्टल की तस्वीर लगी होती है। दोनों दोस्त प्यार से क्रिस्टल के बचपन को याद करने लगते हैं और उस खूबसूरत लड़की को देखकर खुश होते हैं, जो अब एक समझदार और जवान महिला बन चुकी थी। किसी की पर्सनैलिटी को तस्वीर में इतनी अच्छी तरह कैद करना वाकई कमाल है। भगवान, ये कितनी खूबसूरत है। पास वाले कमरे में उनकी बातें सुन रहा फ्रैंक खिड़की से बाहर देखता है। उसे क्रिस्टल के पुराने खिलौने दिखाई देते हैं और वह चुपचाप रोने लगता है। उसे क्रिस्टल का 6ठा जन्मदिन याद आता है। उस दिन उन तीनों दोस्तों ने उसे एक खिलौना कार दी थी। उन्होंने उसके साथ खूब मस्ती की थी और एक रिंच पकड़े हुए उसकी तस्वीर खींची थी। बाद में उन्हें वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे अपनी दुकान के बैनर पर लगा दिया। की होगी हंसी।
इसके बाद दोनों बाहर जाकर स्टेक पकाने लगते हैं और पुरानी यादें साझा करते हैं। स्वेनो बताता है कि हाल ही में उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसे वह अपनी एक्स समझ बैठा था। वह उसके साथ पूरी रात बिताता है, लेकिन सुबह उसे पता चलता है कि वह महिला उसकी एक्स थी ही नहीं। ये समझते ही वह बिना कुछ कहे उसके अपार्टमेंट से भाग जाता है और फिर कभी उससे मिलने नहीं जाता। आधी रात तक तो उसकी सगाई हो चुकी थी। मैं और वह इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इस अजीब कहानी पर दोनों खूब हंसते हैं, क्योंकि ऐसी चीज सिर्फ स्वेनो के साथ ही हो सकती थी। फिर वे फ्रैंक से पूछते हैं कि क्या वह आजकल किसी को डेट कर रहा है। तुम आखिरी बार डेट पर कब गए थे? क्या? अरे सच बताऊं तो। लेकिन फ्रैंक कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही उसके फोन पर क्रिस्टल का कॉल आ जाता है। दोनों दोस्त दूर से क्रिस्टल को चिल्लाकर हेलो कहते हैं। फ्रैंक अंदर जाकर फोन उठाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि वे मीट पर नजर रखें। अंदर जाकर वह फोन पर बात करता है और सामने वाले से कहता है कि उसका ऑर्डर दोगुना कर दो, और जब वह दुकान की ओर निकलना शुरू करे तो उसे बता देना। उधर खाना पकाते हुए स्वेनो चुपके से पैकी से इंस्टाग्राम चलाना सीखने के लिए कहता है। आजकल हर कोई इसी तरह लड़कियां पटाता है। तुम भी ऐसा करते हो? मुझे अपना फोन दो। अरे फोन दो। पैकी राजी हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि हाल ही में वह एक सिंगल मदर के साथ डेट पर गया था और फिर उसके घर चला गया। जब दोनों करीब आने की कोशिश कर रहे थे, तभी उस महिला का 3 साल का बेटा जाग गया और अपनी मां को बुलाने लगा। महिला ने फ्रैंक से माफी मांगी और अपने बच्चे को संभालने चली गई। वह बिस्तर से उठी और बोली, रेबेका, मुझे बस बच्चे को सुलाना है। फ्रैंक ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। तब उसने पूछा, क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो? फ्रैंक ने कहा, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वह चली गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद फ्रैंक उसे देखने गया। वहां उसने देखा कि वह महिला अपने बेटे के बिस्तर पर उसे गोद में लेकर सो चुकी थी। यह देखकर फ्रैंक चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उस दृश्य ने उसे अंदर तक छू लिया है। तभी स्वेनो इस मामले पर अपनी राय देने लगता है। तुम्हारी जिंदगी में 2 चीजें हैं जो लगातार तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती रहती हैं, कैरन और तुम्हारा गुस्सा। कम से कम मैंने अपनी गलती स्वीकार तो की है। तुम सिर्फ इसलिए मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हें सच बता दिया। फ्रैंक जानता था कि गुस्से में कही गई बातें उसके दिल की सच्ची भावनाएं नहीं थीं। पैकी दोनों दोस्तों को दर्द में देखता है और मन ही मन उम्मीद करता है कि वे दोनों अपनी लड़ाई खत्म कर लें। अरे फ्रैंक, जाकर फिर से क्रिस्टल बन जाओ, शायद तुम उसे वापस पा सको। तभी फ्रैंक को एक फोन कॉल आता है और वह उठकर फोन पर बात करने चला जाता है। वह फोन करने वाले को दुकान का रास्ता बताता है। फिर फोन रखने के बाद कुछ देर शांत होता है और वापस आकर अपने दोस्तों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें बीमार और घटिया कहा। मुझे सच में माफ कर दो। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब फ्रैंक अपने दोस्तों को बताता है कि चार्ड वॉकर नाम का एक लड़का, जिससे उसकी मुलाकात नॉर्थ ईस्टर्न में बास्केटबॉल खेलते समय हुई थी, उनके लिए ड्रग्स बेचने आ रहा है। कुछ देर बाद चार्ड अपनी शानदार कार में वहां पहुंचता है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं यह सब तुम पर छोड़ता हूं। ठीक है, मैं मार्ली यहां हूं। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मेरी एक बेटी है। स्वेनो और पैकी फ्रैंक के इस तरह के गुप्त सौदों को संभालने के नए नए अंदाज का मजाक उड़ाते हैं। फ्रैंक अंदर जाकर चार्ड के पैसे लेने चला जाता है। उधर दोनों दोस्त चार्ड के साथ बातें करने लगते हैं। तुम कौन सी कार चलाते हो? जी वैगन। ओ, तुम लोग मुझे उसमें से थोड़ा दे सकते हो? तुम्हें हमसे 2 बार पूछने की जरूरत नहीं है। पैकी और स्वेनो चार्ड के साथ घुल मिल जाते हैं। तीनों साथ में नशा करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद फ्रैंक उन्हें अंदर बुलाता है और चार्ड को स्कॉच का एक गिलास ऑफर करता है, लेकिन चार्ड को वह बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर चार्ड कुछ सेल्फी लेने लगता है और उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है। क्या तुमने फ्रैंक की दुकान को टैग किया? हाँ, मैंने टैग कर दिया। चार्ड उन लोगों के साथ बैठकर बातें करने लगता है और पैकी की उस कहानी से बेहद प्रभावित हो जाता है, जिसमें वह बताता है कि आखिर वे सभी उस घटिया स्कॉच को इतना पसंद क्यों करते हैं। 1986 की वर्ल्ड सीरीज के दौरान तीनों लड़के फ्रैंक के बेसमेंट में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर मैच देख रहे थे। वहीं उनके पिता, जो सभी रेड सॉक्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे, ऊपर वाले कमरे में कलर टीवी पर मैच देख रहे थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया और लड़कों को लगने लगा कि रेड सॉक्स आखिरकार अपना लंबा चला आ रहा अभिशाप तोड़कर चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, उनके पिता ने उन्हें ऊपर अपने खास कमरे में बुला लिया। फ्रैंक को पीटना शुरू कर देते हैं। अपने दोस्त की हालत देखकर स्वेनो उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी उसका अपना पिता भी वहां पहुंच जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। यह देखकर पैकी का पिता भी अपने बेटे को मारने लगता है।
आखिरकार पैकी वहां से भाग निकलता है। वह स्कॉच की एक बोतल चुरा लेता है और स्क्रीन वाले दरवाजे से बाहर भाग जाता है। इससे पैदा हुई अफरा तफरी का फायदा उठाकर उसके दोनों दोस्त भी वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद तीनों लड़के जंगल में जाकर कई घंटों तक स्कॉच पीते हैं और अपने साझा दर्द के कारण एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। यह बहुत खूबसूरत था, वह बहुत अच्छा था। इसी बीच फ्रैंक को कैरन का मैसेज आता है। काफी समय से वह कैरन के फोन कॉल्स से बच रहा था। अब कैरन उसे धमकी देती है कि अगर उसने जल्द ही उसका फोन नहीं उठाया तो वह पुलिस को बुला लेगी। इसलिए फ्रैंक अपने दोस्तों से उनके मेहमान का ध्यान रखने के लिए कहकर अलग जाकर कैरन को फोन करता है। चार्ड, तुम थोड़ी देर यहां रुक सकते हो, है ना? हाँ, मैं थोड़ी देर रुक सकता हूं। इसके बाद स्वेनो और पैकी चार्ड को बाहर बास्केटबॉल कोर्ट पर ले जाते हैं। बातों बातों में चार्ड बताता है कि उसके पिता बोस्टन की सबसे बड़ी लॉ फर्म में काम करते हैं। यह सुनकर दोनों प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे सफल पिता का अनुभव नहीं किया था जिनसे उन्हें शर्मिंदा होने या डरने की जरूरत न पड़े। इसके बाद बात लड़कियों पर आ जाती है। चार्ड बताता है कि आजकल लड़कियों से फ्लर्ट करने का ज्यादातर काम सोशल मीडिया के जरिए होता है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि इंटरनेट पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही चीज भविष्य में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। भाई, पहले मुझे इंस्टाग्राम पर एक बहुत छोटी लड़की मिली। मैंने उसे डीएम किया और उसे एक फ्रैटर्निटी पार्टी में आने के लिए कहा। नग्न तस्वीरें। नहीं नहीं रुको, वह पार्टी में आ गई और अब वह मशहूर है ना? मतलब अब वह एक स्टार है। सब लोग उसमें शामिल हो गए, हर कोई। लेकिन इसके बाद कहानी एक बेहद डरावना मोड़ लेती है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वह घर वापस जाती है और खुदकुशी करने की कोशिश करती है। चार्ड इस कहानी को जिस लापरवाही से सुना रहा था, उससे पैकी और स्वेनो दोनों अंदर तक हिल जाते हैं, लेकिन जल्द ही वे इस बात को एक तरफ रख देते हैं। फ्रैंक का फोन आने के बाद तीनों वापस दुकान के अंदर चले जाते हैं। वहां चार्ड बताता है कि उसे देर हो रही। वह उससे तस्वीरें देखने और पूरी कहानी सुनाने की मांग करता है। माहौल को शांत करने के लिए पैकी अचानक बता देता है कि स्वेनो ने कैरन के साथ कॉफी पी थी। हाँ, हमने कॉफी पी थी। तुम उससे क्यों मिले? क्या तुमने उससे बात की? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी और क्रिस्टल की चिंता कर रहा था। मैं बस यही कर रहा हूं। मैं हमेशा से यही करता आया हूं। क्रिस्टल का नाम सुनते ही चार्ड घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसका पीछा करता है और उसे इतनी जोर से मारता है कि चार्ड बेहोश होकर गिर जाता। इसके बाद फ्रैंक बताता है कि शांत होने के बाद वह हमेशा की तरह क्रिस्टल के कमरे में उससे माफी मांगने गया था, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी प्यारी बेटी क्रिस्टल गोलियों का ओवरडोज लेने के बाद बेहोश मिली। यह सुनकर स्वेनो और पैकी सदमे में जम जाते हैं। वे चुपचाप फ्रैंक की भयानक कहानी सुनते रहते हैं। हम उसे मार डालेंगे। लाश ठिकाने लगाने के लिए काफी काम करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रैंक बताता है कि उस पूरी रात की योजना पहले से बनाई जा चुकी थी। वह स्वीकार करता है कि वह उस घमंडी लड़के को मारने के लिए तैयार है जिसने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह अपने दोस्तों से चार्ड के शरीर के टुकड़े करने और उसे ठिकाने लगाने में मदद मांगता है। जो कुछ उन्होंने सुना था उससे स्वेनो और पैकी पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन स्वेनो फ्रैंक को रोकता है और उसे कहता है कि पहले हर चीज के बारे में ठीक से सोचते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि योजना में कोई गलती ना हो। उन्हें चार्ड की कार और फ्रैंक तथा चार्ड के बीच हुई कॉल हिस्ट्री का भी कुछ करना था। ठीक से सोचना चाहिए। तभी चार्ड को होश आ जाता है और वह अपनी जान की भीख मांगने लगता है। फ्रैंक का गुस्सा फिर भड़क उठता है। वह चार्ड पर झपटता है और उसका गला दबाने लगता है। उसके दोस्त किसी तरह फ्रैंक को पीछे खींचते हैं। इसके बाद वे चार्ड के मुंह पर टेप लगा देते हैं ताकि वह अपनी बकवास बंद रखे। वे अभी यह सोच ही रहे होते हैं कि आगे क्या करना है कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। वे दरवाजा खोलते हैं और सामने कैरन को देखकर हैरान रह जाते हैं। वे उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कैरन नहीं मानती। वह जबरदस्ती अंदर घुस आती है और जानना चाहती है कि आखिर हो क्या रहा है। के बाद फ्रैंक कैरन को बैठाकर उसे क्रिस्टल के साथ हुई पूरी घटना बताता है। यह सुनकर कैरन गुस्से से पागल हो जाती है। वह अंदर जाती है और चार्ड को बुरी तरह पीट देती है। फिर रोती हुई बाहर आती है और फ्रैंक उसे संभालता है। मैं पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूंगा और खुद को सरेंडर कर दूंगा, लेकिन मुझे आधा घंटा दे दो, उसके बाद तुम उसे जाने देना।
अब तुम्हें उसकी देखभाल करनी है कैरन। कैरन कहती है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए और चार्ड को जीतने नहीं देना चाहिए। वह फ्रैंक को याद दिलाती है कि क्रिस्टल को अपने पिता की जरूरत है और चार्ड ने जो कुछ किया है उसके बाद उन्हें उसे फ्रैंक को भी उससे छीनने नहीं देना चाहिए। इसके बाद वह तीनों दोस्तों को साथ मिलकर उस घमंडी लड़के को मात देने के लिए कहती है। तीनों सोचने लगते हैं। कुछ ही देर बाद स्वेनो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वे पूरी स्थिति को एक योजना के अनुसार तैयार करते हैं। फिर पैकी की मदद से चार्ड की एक ऐसी तस्वीर लेते हैं जो उसके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती थी। हाँ, और तुम लोग इसका क्या करने वाले हो? ये वायरल हो जाएगी। नहीं, कार की चाबियां उसके हाथ में देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कह सभी लोग अस्पताल जाते हैं। वहां क्रिस्टल बेहोश पड़ी थी। तीनों उसके बिस्तर के चारों ओर खड़े होकर उसे प्यार, दर्द और एक चमत्कार की उम्मीद से देखते रहते हैं। फिर फ्रैंक धीरे से क्रिस्टल के कान में फुसफुसाता है कि उसका पूरा परिवार उसके पास है और तभी उसे महसूस होता है कि क्रिस्टल उसका हाथ दबा रही है। मैं सबको सच बता दूंगा।